औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मुजाहिद अब्बास है, ज़िला जंग का रहने वाला हूँ। और ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दिया और अपना पर्सनल लिंक जो है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आज मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का मुतारिफ़ करवाना है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, ठीक है? अगर आप ये अपना कीमती वक़्त जो है थोड़ी-सी तवज्जो के साथ मुझे देंगे और तकरीबन आधा पौना घंटा हम मिलके इस प्रेज़ेंटेशन के ऊपर बात कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप इस प्रेज़ेंटेशन के बाद यहाँ से फ्री होंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करेंगे कि या अल्लाह पाक, तूने मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता था। ठीक है ना? तो ये इस प्रेज़ेंटेशन के बाद आपकी ज़हन से ये बात निकल जानी चाहिए और निकल भी जाएगी, ठीक है ना? तो आपने अपनी तवज्जो जो है वो मेरी इस प्रेज़ेंटेशन की तरफ रखनी है, ठीक है? तो आपने ज़रा मैं चाहूँगा कि जो है ना मेरे साथ भी देना है, मेरे साथ-साथ मिलके आपने इस प्रेज़ेंटेशन के ऊपर गौर-व-फ़िक्र भी करना है, ठीक है ना? जितना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में जब इंसान ने अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदना शुरू की, लेना शुरू की, तो बार्टर सिस्टम के तहत ली, ठीक है? बार्टर सिस्टम में ये होता है कि कहीं दूध दे के उनसे मक्खन ले लिया, दूध दे के देसी घी ले लिया, गंदम दे के चावल ले लिए, यानी चीज़ के बदले चीज़ दे के जो चीज़ खरीदी जाए, ठीक है ना? तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना? तो शुरू में इसका इस्तेमाल हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ें जो है ना, ये तो हर बंदे की ज़रूरत है, चावल, गन्ना, कपास, गंदम, हर चीज़ जो है हमारी ज़रूरत है, तो हम इसके बदले में कोई ऐसी जो करेंसी अपना ऐसी चीज़ रखते हैं जो सेम हो, यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने सोना रख दिया, ठीक है? मिसाल के तौर आपने गंदम खरीदनी है तो सोने के बदले, आपने चावल खरीदने हैं तो सोने के बदले, आपने कपड़े खरीदने हैं तो सोने के सिक्के या सोने के जो भी उनके वो सिक्के की शक्ल में था या जो भी था। तो बाद में फिर ये मेटल के टोकन बन गए, कॉइन बन गए, ठीक है? मेटल के सिक्के बन गए। तो सोना क्योंकि बहुत कीमती हो गया, ऐसा-ऐसा उसकी कीमत में इज़ाफ़ा हो गया, तो उन्होंने फिर मेटल के सिक्के जो है ना वो मुतारिफ़ करवा दिए। मेटल के सिक्के उस पे उन्होंने करेंसी मुतारिफ़ करवाई कि ये जो है ना ये फ़लाँ सिक्का इतने का है, ठीक है ना? एक तयन हो गया, उसका रेट मुतय्यन हो गया और फिर उसके बदले जो भी चीज़ खरीदी गई उसके बदले वो सिक्के दिए गए जो मेटल के थे। लेकिन बाद में फिर उस मेटल के सिक्कों को भी ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी ये जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी नोट यूज़ करते हैं जी, 500 वाला, 50 वाला, 100 वाला जो भी है, तो ये पेपर करेंसी हर मुल्क ने अपनी-अपनी बनाई। उसका लेन-देन जो है पेपर करेंसी में हो गया। अब जदीद दौर आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीलियाँ आती रहीं, तो लोगों ने उस तब्दीली को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करना भी पड़ा, क्योंकि अगर वो इसको एक्सेप्ट ना करते तो वो दौर से पीछे रह जाते। तो बैंकिंग का जब सिस्टम आया तो बैंक वालों ने अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मुतारिफ़ करवाए कि आप जो पैसे हमारे बैंक में रखेंगे तो उसके बदले हम आपको डेबिट कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे और आप उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो काफ़ी जगहों पे हमने खुद भी देखा कि लोग उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीदते थे, ठीक है? तो जब भी कहीं जाते तो वहाँ पे मशीनें लगी होती थी, उसमें से कार्ड स्वैप करके वो अपनी रकम जो है वो अदा करते थे। हत्ता कि वो पीटीसीएल के जो फ़ोन होते थे उसमें भी फैक्स के अंदर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों में बचपन में मैंने देखा, तो वहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल होता था। अब मैं ये लाहौर गया तो वहाँ पे मेट्रो में देखा कि मेट्रो का भी कार्ड चलता है और उसमें लोग बैलेंस करवाते हैं, ठीक है? ताकि हमें लाइनों में ना लगना पड़े। जाते हैं और कार्ड स्वैप करते हैं और अपने जो किराया वो कट जाता है और बकाया रकम उनकी वैसे की वैसी रहती है। वो जो रकम होती है उस कार्ड के अंदर, वो कार्ड जो है वो हमारा प्लास्टिक कार्ड जो है वो भी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता था, ठीक है? फिर जदीद दौर आ गया, अब जो दौर आया उसमें हम ईज़ी पैसा, जायज़ कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब भी हम कहीं पे चीज़ खरीदने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, क्या आपके पास ईज़ी पैसा, जायज़ कैश की ऐप है या अकाउंट बना हुआ है? तो अगर अकाउंट बना हुआ है तो हम वहाँ अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिज़िकली हम उनको पैसे नहीं देते, लेकिन हमारी अमाउंट जो है जो हमारे उसमें अकाउंट में पड़ी होती है ईज़ी पैसा, जायज़ कैश अकाउंट के अंदर, हमारे वॉलेट के अंदर, तो वो हम उस दूसरे बंदे के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो है ना, यही जदीद दौर की जदीद तर्ज़ अमल है और इस तर्ज़ अमल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो करेंसी, ये भी इसी की एक किस्म है जो आने वाले दौर में एक दिन ज़रूरत बन जाएगी। हर इदारा जो है वो क्रिप्टो पे आ जाएगा, क्रिप्टो पे लेन-देन हुआ करेगा, ठीक है? तो हमें इसको भी अपनाना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब को हर दुनिया का हर बंदा जानता है, तो इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने $2,50,000 जो है ये क्रिप्टो में लगाया और तकरीबन 2.5 साल के अरसे में क्रिप्टो में वापसी जो उसको करेंसी हुई, वो हुई $17.5 मिलियन, ठीक है? तो 2.5 साल के अरसे में इतना जल्दी वो जो है ना उन्होंने एक मुनाफा कमाया, और वो कैसे मुमकिन हुआ? क्रिप्टो करेंसी के। तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है ना ये ज़रूरी है। अब देखें, एलोन मस्क जो है दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, ठीक है? तो इनका कह रहे हैं कि 40% जो इनकी आमदनी का ज़रिया है वो क्रिप्टो से है, ठीक है ना? और 60% इनकी वो अपनी जो बिज़नेस है टेस्ला, तो उससे इनकी इनकम है। तो ये टॉप के 6 लोगों की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये टॉप के 6 लोग वो लोग हैं, 6 लोग वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हैं।
लिहाजा मेन मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसको मुतारफ़ करवाया जाए, ठीक है? तो आप लोग जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी आपका जहाँ मर्ज़ी से लिंक है, मतलब ताल्लुक़ है, कहीं भी रहते हैं, देहात से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी हैं, जहाँ तक मेरा ये पैगाम जा रहा है, उन सब लोगों को मेरी तरफ से ये जो है ना है मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप लोग जो है ना टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। तो देखें सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ ये जो बिज़नेस है ना पूरी दुनिया में 2 तरह के बिज़नेस हो रहे हैं। एक हो रहा है सेंट्रलाइज़ और दूसरा हो रहा है डिसेंट्रलाइज़। सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ का असल में हमें पता तब चला जब 2020 में कोरोना आई। कोरोना ने ये साबित कर दिया कि जितने भी सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस थे वो सारे बंद हो गए, ठीक है? और जो डिसेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस थे वो अरूज पा गए। जो लोग जिन अकेडमियाँ बना के अकेडमियों में ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, वो जब ज़ूम पे आए और ज़ूम पे आके उन्होंने ट्यूशन वगैरह देनी शुरू की, तो जहाँ फिज़िकली उनके पास 20-25 लोग होते थे, बच्चे पढ़ने आते थे, वहाँ पे उनके पास 100 से भी ज़्यादा तादाद हो गई। जिनकी सेल जो है वो फिज़िकली कपड़े की सेल मिसाल के तौर पे हो रही थी 1 लाख की महीने की सेल थी, वो जब ऑनलाइन आए, ऑनलाइन उनकी सेल और ज़्यादा बढ़ गई, उनको कस्टमर की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। तो उस दौरान जो है ना पूरा पाकिस्तान जो है ना ये ऑनलाइन की तरफ आया, तो इस टाइम पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन बिज़नेस में इस टाइम पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिज़नेस पाकिस्तान में हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस ये होता है कि उसमें जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी ही उस बिज़नेस को चला रही होती है। और जो सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस होते हैं इसमें कोई इंसान होता है, कोई न कोई इंसान उसके साथ अटैच होता है और बाकी सारे लोग उसके साथ अटैच होते हैं। वो जो लोग हैं वो काम करते हैं और वो जो एडमिन जो होता है वो अपनी आमदनी का जो है ना, वो जो जितनी भी सेल होती है, मिसाल के तौर पे वो ₹100 की कोई चीज़ उन्होंने सेल की तो ₹40 उसको जाते हैं जो बंदा चीज़ सेल करता है, और जो 60% है, जो ₹60 हैं, वो उस मालिक को चले जाते हैं। तो सेंट्रलाइज़ में ये होता है कि मेहनत ज़्यादा उसकी होती है मज़दूर की, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा जो है ना वो एडमिन या उस सिस्टम का मालिक कमा रहा होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज़ में जब मशीनरी होती है, मशीनरी काम कर रही होती है, मशीनें काम कर रही होती हैं, मशीनें जो है ना वो उसमें ना तो कोई एहसास होता है और ना ही कोई लालच होता है, ठीक है? तो वो जब बंदा ₹100 का काम करता है तो 100 का 100 ही उनके पास चला जाता है। आज जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म काम कर रहे हैं और जो कर रहे थे, जो इस टाइम बंद हो चुके हैं, काफ़ी कंपनियाँ ऐसी आई जिन्होंने अब सोलर प्लेटों वाली कंपनी आई या आइडिया के नाम से एक कंपनी आई जिन्होंने डॉलर में इनकम दी लोगों को। लेकिन उसमें क्या था कि वो सेंट्रलाइज़ था, वो एक एडमिन होता था, एक मालिक होता था जो उस सिस्टम को चला रहा होता था, या ख़ास तौर पे जो है ना एक लिंक के तहत लोग जो है ना ऑनलाइन काम कर रहे थे। वो लोग लिंक भेजते थे और वो लिंक से उस ऐप डाउनलोड होती थी या गूगल पे वो वेबसाइट खुलती थी। तो जब उनका रेवेन्यू का जो उनका ड्रीम होता था, रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो रेवेन्यू इकट्ठा करके तो उन्होंने अपनी वेबसाइटें बंद कर दी, ठीक है? अपनी जो उन्होंने ऐप्स बनाई थी वो बंद कर दी। तो इस तरीके काफ़ी सारा नुकसान हुआ। तो लोगों को इस बारे में बताना या लोगों का इस बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि पहले वो सिस्टम को देखें कि सिस्टम क्या सेंट्रलाइज़ है या डिसेंट्रलाइज़ है। जितने भी सेंट्रलाइज़ सिस्टम है उसमें लोगों के साथ फ्रॉड होता है, ठीक है? काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें लोग टाइम्स का नाम भी जानते हैं, ठीक है? टाइम्स भी काफ़ी सारे फ्रॉड करती है। वो टाइम्स नहीं करती है बल्कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं, और क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ होता है। जब एक फ्रेंचाइज़ जो है, जैसे जंग में फ्रेंचाइज़ थी, तो जंग के फ्रेंचाइज़र जो हैं उसने नुकसान किया था, उसने लोगों का पैसा जो है ना वो लेके भाग गया था। लेकिन वो सिस्टम जो टाइम्स है वो तो नहीं भागा, वो तो वैसे का वैसे ही काम कर रहा है और करेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी सेंट्रलाइज़ सिस्टम जिसमें लोग आते हैं और लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये ऑनलाइन कौन-सा काम है जी। ऑनलाइन से लोगों का दिल ही चला गया कि जनाब अली ना हमने ऑनलाइन काम नहीं करना। तो ऑनलाइन में सबसे पहले रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या ये सेंट्रलाइज़ वेबसाइट है, सेंट्रलाइज़ सिस्टम है या डिसेंट्रलाइज़ है। जब आप किसी डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो आपको नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना? बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। तो आज जिस प्लेटफ़ॉर्म का तारुफ़ मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ, वो भी एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ठीक है? उसके बाद ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। जब भी एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ लेन-देन होता है, तो उसका एक ट्रांज़ैक्शन होती है, और अगर वो ब्लॉकचेन के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन होती है, तो वो ट्रांज़ैक्शन सेव हो जाती है। उसको बंदा 100 साल के बाद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लॉकचेन में दुनिया के तमाम मोबाइल, तमाम लैपटॉप, तमाम कंप्यूटर एक-दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऐसे ही ब्लॉकचेन में जब हम कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी लोग बैठे हों, वो उस ट्रांज़ैक्शन को देख सकते हैं। जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड होता है, उस सिस्टम को लोग देख सकते हैं कहीं से भी बैठ के, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो सिस्टम होता है उसका पासवर्ड नहीं होता, क्योंकि पासवर्ड होगा। अक्सर लोग जब हम किसी ब्लॉकचेन के बगैर वाले सिस्टम से लोगों को बात करते थे तो उनसे पूछते थे कि आपकी महीने की इनकम कितनी है, तो वो बंदा झूठ बोलता था, अपनी तरफ से बता देता कि जी मैं इतने महीने कमाता हूँ, और अगर वो उनका पासवर्ड का हमें पता होता
हम उसका पासवर्ड चेक करते तो उसकी इतनी आमदनी नहीं होनी थी। लेकिन जब कोई प्लेटफ़ॉर्म जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड होता है तो उसका एक-एक उसकी एक-एक ट्रांज़ैक्शन, उसकी एक-एक इनकम, एक-एक लम्हे की इनकम जो है ना, वो भी शो हो जाती है, ठीक है ना? तो जो सिस्टम मैं आज आपसे मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ, वो सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है और बाकायदा इसका प्रूफ़ भी है, और अगर आप लोग चाहें तो हम आप लोगों को प्रूफ़ भी देंगे कि हमारा जो सिस्टम है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है। अब आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर लेन देन करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देखें, आम लाइफ में भी जब हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो उसका बाकायदा खाता बनता है, उसके बाकायदा रिकॉर्ड बनता है, उस पर स्टैंप लगती है, साइन वगैरह होते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली। तो अब वही कॉन्ट्रैक्ट जब ब्लॉकचेन के ऊपर होता है तो ब्लॉकचेन के ऊपर दो लोगों के जो वैलेट होते हैं उनका बाकायदा एड्रेस सेव हो जाता है, उसका टाइम सेव हो जाता है कि किस टाइम ये ट्रांजैक्शन हुई थी, और उसके जो वैलेट हैं, उन दोनों लोगों के वैलेट जो हैं उनका बाकायदा एड्रेस जो है वो सेव हो जाता है, और कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई वो भी सेव हो जाती है, ठीक है ना? तो ये रिकॉर्ड जो सेव होता है इसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सेव करते हैं, और इसको हम 100 साल के बाद भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड हो जाता है। अब आते हैं बाइनेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये बाइनेंस के सीईओ हैं। अ, इनका जो इनके बारे में कहा गया है कि इंडिया के जो टॉप के अमीर तरीन शख्स हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी कमाने में, और कई साल मेहनत करने के बाद उनके पास जो उनकी नेटवर्थ इकट्ठी हुई, उनके पास जो इस टाइम पैसा इकट्ठा हुआ, वो है जी 94 बिलियन डॉलर। लेकिन जो हमारे बाइनेंस के सीईओ हैं, वो भी इस टाइम रिचेस्ट मैन बन चुके हैं, और उनके पास जो इस टाइम नेटवर्थ है वो 96 बिलियन डॉलर हो चुकी है। अब देखें, बाइनेंस को बने 2017 में ये बाइनेंस वजूद में आई, ठीक है? आगे में इसका जो है ना रिकॉर्ड भी है मेरे पास। 2017 में बाइनेंस जो है ये वजूद में आई, और 2017 से अब तक जो है तकरीबन 6 साल बनते हैं। 6 साल में जो बाइनेंस के सीईओ हैं, इनका जो है ना इस टाइम 96 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ हो चुकी है, ठीक है ना? और जो मुकेश अंबानी साहब हैं, इन्हें पूरी ज़िंदगी लग गई पैसे इकट्ठे करते करते, और इनके पास जो है ना अभी तक 94 बिलियन डॉलर इकट्ठा हुआ, ठीक है? तो देखिए, ये इतना तेज़ तरीन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ अगर आप अटैच हो जाते हैं तो आप भी इतनी ही स्पीड के साथ कामयाब हो जाएंगे, ठीक है? तो बाइनेंस जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जो 2017 के अंदर वजूद में आई है, और इसे 6 साल हो चुके हैं, ठीक है? पूरी दुनिया में काम करते हुए 200 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रही है, ठीक है? और क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी का बैंक है, और ये क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसने 2 टोकन लॉन्च किए हैं, 2 इसके क्विन हैं, टोकन हैं, जिनका नाम है बीएनबी पहले नंबर पे, जो 2017 में लॉन्च हुआ, ठीक है? जब बाइनेंस बनी तो साथ ही उन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया बीएनबी, और बीएनबी जो है इसकी कीमत इस टाइम तकरीबन $250 के करीब है, ठीक है? और ये जो BUSD है, BUSD बाइनेंस का यूएसडी डॉलर है, और ये स्टेबल टोकन है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है ना? इसका रेट कम और ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ये $1 यूएसडी डॉलर के बराबर इसका रेट है, ठीक है? एक भी यूएसडी जो है 1 यूएसडी डॉलर के बराबर इसका रेट है, और ये स्टेबल टोकन है, ठीक है? और जैसे हम ईज़ी पैसा जायज़ कैश इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ रखने के लिए, अपने अकाउंट में रखने के लिए, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया, तो जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो ईज़ी पैसा जायज़ कैश में जब हम पाकिस्तानी रुपए रखते हैं तो वो भी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो बीएनबी और BUSD है, इसको रखने के लिए भी हमें एक जो है ना वैलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, ट्रस्ट वैलेट जिसे हम कहते हैं, ट्रस्ट वैलेट। और वैसे तो 3 इस टाइम जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, टोकन पॉकेट, मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट, तीनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो बाइनेंस के साथ जिसका इलाहाक है, ट्रस्ट वैलेट। और जैसे इसका नाम ट्रस्ट वैलेट है, ऐसे ही इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो 12 कीज़ हैं, इसके जो 12 वर्ल्ड की कीज़ हैं, वो बहुत ही सेफ कीज़ हैं। उसको अगर बंदा किसी के साथ शेयर ना करे तो ये ट्रस्ट वैलेट जो है इतना मजबूत वैलेट है कि कोई भी हैकर और कोई भी बंदा इसमें से ना तो हमारे को डॉलर निकाल सकता है, ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, और ना ही इसकी कोई वीडियो बना सकता है, ठीक है? तो इसके बाद टोकन पॉकेट, किसी मोबाइल में अगर ट्रस्ट वैलेट नहीं होता डाउनलोड, तो वो टोकन पॉकेट और मेटामास्क को भी डाउनलोड कर सकता है और उस पर भी अपना अकाउंट बना सकता है। तो अब आते हैं जी पैसे कमाने की तरफ, क्योंकि मेन जो है ना, मैं चाह रहा था कि शुरू में थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि जो है जिस प्लेटफॉर्म पे हम आना चाह रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी है,
जिसके साथ हमने अटैच होना है। तो क्यों दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग अटैच हैं वो लोग कामयाब हो चुके हैं। तो अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होना पड़ेगा। तो मेन जो आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आगे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, और उस वो है जी हमारा पैसा कमाना, उसका मकसद है, ठीक है ना। तो पैसा कैसे कमाएंगे, सबसे पहले जो है ना आपने ट्रस्ट वैलेट ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, इसका तरीका बकायदा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, मज़ीद मैं भी आपको वीडियो मुतारफ़ करवा दूँगा। आपको ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊँगा और उसमें अकाउंट कैसे बनाना है वो भी तरीका बताऊँगा, ठीक है। और इसके बाद आपने उस वैलेट में जो अपनी करेंसी रखनी है, ठीक है। तो जैसे हम ईज़ी पैसा जैज़ कैश रखते हैं अपने वैलेट के अंदर, ऐसे ही हमने ईज़ी पैसा जैज़ कैश में हम पैसे पाकिस्तानी पैसे रखते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने ट्रस्ट वैलेट में भी पैसे रखने हैं। ट्रस्ट वैलेट में पैसे कैसे रखेंगे? ट्रस्ट वैलेट में हमने, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, तो हमने पाकिस्तानी पैसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके रखने हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए जो हमें करेंसी चाहिए, जो हमें पैसे, जो हमें अमाउंट चाहिए वो है 10 यूएसडी डॉलर, ठीक है। और बीएनबी जो है वो 0.006 चाहिए, ठीक है। ये पाकिस्तानी तकरीबन 3800 से 4000 रुपये रकम बनती है। आप उसको कन्वर्ट करके ट्रस्ट वैलेट में रख लें। अब आगे मजीद देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है फॉरसेज। फॉरसेज.io के नाम से इसकी वेबसाइट है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और फॉरसेज.io पे हमने BUSD जो इसका स्टेबल टोकन है, जो अपना डॉलर जो है अमेरिकन डॉलर के बराबर इसका रेट है, इसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें जब हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाते ही हमें 5 प्रोग्राम वहाँ पे नज़र आएंगे, X3, X4, XXX, X गोल्ड, X क्योर। तो आज जो 2 प्रोग्राम हैं उनका जिक्र आपसे करूँगा। जो शुरू में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो 2 प्रोग्राम एक्टिव हो जाते हैं, उस पे बात करेंगे। तो X3 में आप देख रहे हैं 12 स्लॉट्स टोटल हैं। 12 स्लॉट्स में पहली स्लॉट जो है वो $5 की है, दूसरी 10 की है, तीसरी 20 की है, चौथी 40 की है, पाँचवीं 80 की है, छठी 160 की है, और सातवीं 320 की है, आठवीं 640 की है, नौवीं 1250 की है, 10वीं 2500 की है, 11वीं 5000 की है, और 12वीं 9900 की है। सेम इसी तरह X4 की स्लॉट भी 12 हैं, और वो भी ऐसे ही हैं, जैसे पहली 5 की है, दूसरी 10 की है, तीसरी 20 की है, चौथी 40 की है। सेम उसी तरीके से ये टोटल 12 स्लॉट हैं। तो हम जब अकाउंट बनाते हैं तो पहली जो X3 की पहली $5 वाली स्लॉट और X4 की भी पहली $5 वाली स्लॉट जो है ना, ये हमने परचेज़ करनी है, ठीक है। और ये हम इस परचेज़ करेंगे, इस पे हमें $10 खर्च होंगे हमारे। वो जो हमने पैसे कन्वर्ट करके रखे हैं 3300 से 4000 रुपये, 10 BUSD हमने ट्रस्ट वैलेट में रखे थे, वो यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाएंगे फॉरसेज का तो वो इधर खर्च हो जाएंगे, ठीक है। 10 BUSD 5 से एक X3 की $5 वाली स्लॉट एक्टिव हो जाएगी, और X4 की जो है $5 वाली स्लॉट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये सामने आपकी तस्वीर आ गई है। X3 में ये नीले रंग की जो हो चुकी है, 12 स्लॉट में से पहली स्लॉट $5 की एक्टिव हो जाएगी इस तरीके से, और X4 की भी पहली $5 की स्लॉट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो मज़ीद जब हम जाएंगे तो X3 का जो प्रोग्राम है उसमें 3 खाने हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पहली लाइन में। और जो X4 है इसमें 6 खाने हैं, ठीक है, 2 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। अब मज़ीद इसको देखते हैं कि जो X3 के 3 खाने हैं, इसमें से 2 खाने आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो यू लिखा है यानी आप हैं, और एक रिसाइकल है जो अपलाइन को जा रहा है। और जो X4 है इसमें 2 खाने ऊपर वाले अपलाइन को जाएंगे, रिसाइकल भी अपलाइन को जाएगा, और नीचे वाले जो हैं जहाँ पे आपको वैलेट नज़र आ रहे हैं जिसमें डॉलर पड़े हैं, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये खाने आप ज़हन नशीन कर लें, इसमें से 3 में से 2 आपकी तरफ आ रहे हैं, और 6 में से 3 आपकी तरफ आ रहे हैं। जब जब ये खाने फिल होंगे तब तब इनकम आपको आएगी, और जब जब ये दूसरे खाने फिल होंगे ये इनकम अपलाइन को जाएगी, ठीक है। तो हमने ये खाने फिल कैसे करने हैं, ये फिल कैसे होंगे, इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसमें फ़र्क का उन्हें नहीं पता होता, ठीक है ना। तो लोग हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हार्ड वर्क करने से मेहनत ज़्यादा लगती है, बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है ना। और स्मार्ट वर्क से मेहनत कम लगती है और इनकम भी अच्छी होती है, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करने से बंदा थकता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है। हार्ड वर्क जो है जिस्म का 90% हिस्सा जो है वो कंधों से नीचे का इस्तेमाल करता है, और जो स्मार्ट वर्क है ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है ना 5% इस्तेमाल करके स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क करने से और हार्ड वर्क करने से क्या होगा कि वक्त और पैसा, 2 चीज़ें इंसान की ज़रूरत हैं। तो हार्ड वर्क करने से क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आमदनी ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर आप टाइम कम देंगे तो आमदनी भी कम होगी। लेकिन स्मार्ट वर्क से ये होता है कि जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है और आमदन ज़्यादा होता है। स्मार्ट वर्क आगे जाके आपको पता चल जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क आपके सामने है। एक शख्स धक्का लगा रहा है अकेला, तो पत्थर नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो उसे कितनी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और कितनी उसकी जिस्म का एक-एक जोड़ थक जाता है, ठीक है ना। तो वो एक बंदा अगर 8 घंटे काम कर सकता है, अगर एक दफ़ा उन्हें 16 घंटे काम करना पड़ जाए या डबल शिफ्ट में काम करना पड़ जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन कर पाएगा। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके जिस्म की एक हद होती है, और उस हद से ज़्यादा अगर वो तजावज़ करेगा तो वो अपने ऊपर मुसीबत लाएगा, ठीक है। तो
जो अमीर लोग हैं ना, उनके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है, ये अमेरिका के मिस्टर दान है, इनका कहना है कि जो अमीर लोग हैं वो दुनिया में देखते हैं कि हमने नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, ठीक है ना, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। और जो बाकी लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि हमने काम कैसे करना है, काम कहाँ से काम मिलेगा, वो काम देख रहे होते हैं, काम ढूंढ रहे होते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो नेटवर्क बिजनेस का हो, चाहे वो नेटवर्क गाड़ियों का हो। उनका मकसद ये होता है कि हमने अगर एक गाड़ी लिया तो हमने अभी दूसरी लेनी है, तीसरी चौथी लेनी है। अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई तो वो पहले एक फैक्ट्री लगाते हैं, फिर दूसरी तीसरी चौथी, यानी फैक्ट्री की भी चेन लगाते हैं, ठीक है ना। तो गरीब बंदा जो है वो अगर कोशिश भी करे तो वो एक काम ही कर पाता है, एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो अकेला काम करना पसंद करता है और अकेले रहना पसंद करता है, सारी ज़िंदगी अकेला रह जाता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अकेले नहीं रहते, वो बल्कि लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं और उनसे लोगों से काम लेके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क या टीम बनाना, टीम का नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, एक बिल्डिंग तमीर करनी है, उसके लिए अभी तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक बिल्डिंग तमीर करते हैं, उसमें 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, मिस्त्री, मज़दूर और ठेकेदार, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो कौन करता है, वो मज़दूर करता है, ठीक है। लेकिन सबसे मेहनत ज़्यादा मज़दूर की होती है, लेकिन जो पैसे ज़्यादा सबसे मिलते हैं, जो कमाता है पैसे, वो कौन है, वो ठेकेदार। अब इसकी क्या वजह है? जो मेहनत ज़्यादा करता है पैसे तो उसे ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि जब लोग अकेले काम करते हैं तो वो हार्ड वर्क कहलाता है, और जब लोग मिल के काम करते हैं तो वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। और मिल के काम करने से कम वक्त में ज़्यादा इनकम आती है, और अगर आप अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा वक्त में थोड़ी इनकम आएगी, ठीक है ना। तो ये जो ठेकेदार होता है ना, ये स्मार्ट वर्क करता है, ये लोगों को अपने साथ अटैच करके लोगों से काम करवा के पैसे कमा लेता है। तो अगर हमें कोई मौका मिले इस तरीके से अपने साथ लोगों को अटैच करने का, तो हम लोग डरते हैं कि यार ये तो बंदे लेके आने वाला काम है, इसमें तो बंदे लेके आने पड़ते हैं। भाई, दुनिया का कौन सा काम है जहाँ पे बंदे नहीं लेके आने पड़ते? आप शॉप बना लें छोटी-सी, ठीक है ना? तो जब तक वहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपने जनरल स्टोर बनाया, तो वहाँ पे बंदों की ज़रूरत नहीं होती है। बंदे नहीं आएँगे तो आपकी चीज़ सेल होगी। आप मिसाल के तौर पे आप छोटे से छोटा काम भी करें ना, बूट पॉलिश वाला काम भी करें ना, तो वहाँ पे अगर लोग नहीं आएँगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो लोगों का आना तो ज़रूरी है। लोगों को चाहे लोग खुद आ जाएँ या लोगों को लेके आना पड़े, ठीक है ना? तो नेटवर्क में जब तक लोग नहीं आएँगे तब तक आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? जब तक लोगों को आप अपने साथ अटैच नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। तो लोगों को अपने साथ अटैच करने का अगर बिज़नेस कर आप समझ के करना शुरू कर दें तो दुनिया का आसान तरीन स्मार्ट वर्क है। और ये आगे आपको पता चल जाएगा कि जब हम टीम में रह के काम करते हैं, ठीक है ना, टीम बना के काम करते हैं, लोगों को अपने साथ मिला के अपनी टीम बनाते हैं, तो हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। तो जैसे देखें, ये चुनटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी टीम वर्क कर रही हैं, ठीक है ना। टीम वर्क दुनिया में काम को, ज़िंदगी को आसान बनाना है तो टीम वर्क बनाना पड़ेगा। तो आएँ जी, आप ये फ्रंट पे खड़े हैं रेड सूट पहन के, और पीछे आपके 6 लोग खड़े हैं। तो इन 6 लोगों को अपने साथ आप बारी-बारी अगर लेके आएँगे, आप खुद अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आप रेड सूट पहन लेते हैं और उसके बाद आपने जिस भी बंदे को रेड सूट पहनाना है और उसको साथ अपने अटैच करना है 6 लोगों को, तो ये 6 लोगों को मैंने आसान कर दिया। वो एक्स3 के जो 3 खाने थे उसको फिल होने के लिए 2 दफ़ा रिसाइकल उसमें होगा, और जो एक्स4 है उसके उसमें 1 रिसाइकल है, ठीक है ना। उसके 6 खाने थे तो मैंने इसके भी 6 बना दिए, 3 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि वो रिसाइकल आके दोबारा फिल होने हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी आपके लिए आसानी की है। तो ये देखें जी, एक्स3 में $5 वाली स्लॉट ओपन की, एक्स4 में भी $5 वाली स्लॉट आपने ओपन की। ये जो नीले कोट वाले लोग हैं इनके पैसे आपको जाएंगे, चाहे वो एक्स3 में है या एक्स4 में है। नीले कोट वाले लोग ये पैसे आपको देंगे। ब्लैक कोट जो है, ये ऊपर एक्स4 के ऊपर जो है 2 खाने जो हैं, ये ब्लैक कोट है, वाइट तस्वीर है और ब्लैक कोट है, तो ये पैसे आपके अपलाइन को जाएंगे। और ये जो येलो कोट है, येलो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये भी पैसे आपके अपलाइन को जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को ज़हन में रखना है आपने। नीले कोट वाले पैसे आपको जाएंगे, काले कोट वाले पैसे आपके अपलाइन को जाएंगे, पीली तस्वीर वाले जो हैं, पीले रंग की तस्वीर है, इसके पैसे जो है ना, ये भी आपके अपलाइन को जाएंगे। और मज़ीद आप आगे देखिए, जहाँ पे नीले तीर के निशान है ये आपकी इनकम है, जहाँ पे रेड तीर के निशान है यहाँ ये इनकम आपके अपलाइन की है। तो आपने $10 लगाए, $5 की स्लॉट आपने एक्स3 की ओपन की, $5 की स्लॉट आपने एक्स4 की ओपन की, आपके $10 आपने खर्च कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप ये 6 लोग आपके एक्स3 में जैसे ही आएंगे, पहला बंदा आता है तो ये डॉलर आपको आएंगे, दूसरे के आपको आएंगे, तीसरे के अपलाइन को चले जाएंगे, चौथे बंदे के पैसे आपको आएंगे, पाँचवें के आपको आएंगे, छठे बंदे के पैसे आपके अपलाइन को चले जाएंगे। अब अगर आप गिनती इसको करें तो 4 लोगों को डॉलर 5-5 आपको आए, ठीक है, और इधर से 2 लोगों के डॉलर जो हैं 10 5-5 $10 ये आपके अपलाइन को चलेगा, ठीक है ना, एक्स3 में। अब इधर देखें एक्स4 में, तो 5 BUSD आपने खर्च किए, और आपने पहले शख्स के जो पैसे हैं ये आपके अपलाइन को गए, दूसरे के भी आपके अपलाइन को गए, तीसरे के आपको आए, पाँचवें के भी आपको आए, चौथे के भी आपको आए, लेकिन छठे बंदे के पैसे आपके अपलाइन को गए। तो अब अगर आप एक्स4 में देखें तो 3 लोगों के पैसे आपको आए और 3 के ही आपके अपलाइन को गए, तो $15 आपको आए, $15 आपकी अपलाइन को गए। अब टोटल इसको अगर करें ना, एक्स3 में जो आपको आया, एक्स4 में आपको आया, टोटल बनते हैं 20 और 15 $35, 20 और 15 $35 आपके बने एक्स3 से,
और X4 से आपके, और X3 और X4 से जो अपलाइन को गए वो $10 आपके X3 से गए, $15 आपके X4 से गए, तो ये टोटल आपके $25 बनते हैं। आपने जो कमाए वो $35 हैं, अपलाइन को जो गए वो $25 हैं। अब आपने लगाए कितने थे? $10, ठीक है ना। कमाए कितने? $35। $35 को अगर पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो ये 10,500 रुपये बनते हैं। अब ये जो रेड तीर के निशान और रेड में लिखा हुआ यानी सुर्ख रंग में लिखा हुआ $5 हैं, अगर इसको आप देखें ना तो ये टोटल बनते हैं $25, ठीक है ना। जब जब ये फिल होंगे, आप अगर 6 लोग आपने अपने साथ अटैच करवाए हैं, ठीक है, और 6 लोगों के प्रोग्राम जो हैं X3 या X4 के अंदर जो ये रेड रेड खाने फिल होंगे 6 लोगों के, ये पैसे फिर आपको जाएंगे क्योंकि उनकी अपलाइन आप होंगे, उनके स्पॉन्सर आप होंगे, ठीक है ना। तो 6 लोग अब आपकी टीम में अगर जब जब उनके ये खाने फिल होंगे तो ये आपको इनकम देंगे। अब 6 बंदों के अगर आपको $25-25 भी आएँ तो ये $150 बनते हैं, जो कि 45,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है, ठीक है ना। अब आपने लगाए कितने थे? $10 और कमाए कितने हैं? 10,501 और 45,001, ठीक है ना। तो देखें, जब आप टीम बनाते हैं ना तो टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो ये स्मार्ट वर्क होता है। आपने 12 महीने काम करना है, साल के 12 महीने होते हैं। जनवरी में आप आए और अपने साथ एक बंदा अपने साथ लेके आए, ठीक है, तो आप हो गए 2। फरवरी में आप 2 लोगों ने अपने साथ एक-एक बंदा जॉइन करवाया तो आप हो गए 4, ठीक है। आप 2 लोगों ने अपने साथ एक-एक बंदा और जॉइन करवाया तो 4 हो गए। अब मार्च के महीने में आपने फिर इन 4 बंदों ने मिलके एक-एक बंदा अपने साथ अटैच करवाया तो 8 हो गए। अप्रैल में 16 हो गए, मई में 32 हो गए और जून में 64 हो गए। 6 महीने गुजरे, आप 64 लोग हो गए। अब जैसे ही 7वां महीना आया तो आप 128 हो गए। अगस्त 8वां महीना 256, सितंबर 9वां महीना 512, अक्टूबर 10वां महीना 1024, नवंबर 11वां महीना 2048, दिसंबर 4096 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 12 महीने में 12 लोग मुतारिफ करवाए, क्योंकि आपने तो हर महीने एक बंदा मुतारिफ करवाना है, तो आपने 12 महीनों में 12 लोग मुतारिफ करवाए। ऐसे ही आपकी टीम में हर बंदे ने 12-12 लोग मुतारिफ करवाए, लेकिन नेटवर्क की पावर से वो लोग 4096 हो गए। जब 12 महीने गुजरे तो वो लोग 4096 हो गए। अब 4096 में से अगर 4000 बंदे की भी बात करें, अगर आपको एक महीने में उसका सिर्फ रिसाइकल $5 वाला भी आए, 4000 बंदे का $5 का रिसाइकल आए, यानी 4000 बंदे से महीने में आपको सिर्फ $5 का प्रॉफिट आए, तो ये बनते हैं $20,000। और $20,000 को अगर आप 300 से ज़रब दें, पाकिस्तानी 300, तो ये 60 लाख रुपए बनते हैं पर मंथ। अच्छा, अगर आप 4000 बंदे की बजाय आप 400 बंदे की बात करें, ठीक है, 400 बंदे का अगर $5 आपको आता है तो ये महीने का $2000 बनता है। और $2000 से अगर आप 300 से ज़रब दें पाकिस्तानी, तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए बनते हैं महीने के, ठीक है। अब आप मज़ीद कम कर दें, आप 400 बंदे की बजाय सिर्फ 40 बंदे की बात करें भाई, आपने 1 साल काम किया और मुसलसल काम किया और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से काम किया, और साल के बाद सिर्फ 40 बंदे आपने एक्टिव किए, ऐसे जो 40 बंदे आपको हर महीने $5 दे रहे हैं, तो ये $200 बनते हैं। $200 महीने का अगर आप 300 से ज़रब देना तो ये 60,000 रुपये महीने की इनकम बनती है, कम से कम 60,000। और दुनिया को कोई ऐसा काम मुझे बताएं जो आप 4,000 रुपये के 4,000 रुपया लगाएं और महीने का 60,000 कमाएं, कोई ऐसा काम है? कहते हैं कि अगर आपने 1,000 कमाना है ना तो आपको 10,000 लगाना पड़ेगा, और अगर आपने 10,000 कमाना है तो आपको 1 लाख लगाना पड़ेगा, और अगर आपने 1 लाख लगाना है ना तो आपको कम से कम 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, और 1 लाख बल्कि 1 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, तब आप 1 लाख कमाएंगे। और अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं ना तो आपको कम से कम 10 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब आप 1 करोड़ कमाएंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप जो है ना कम पैसे लगाएं और पैसे प्रॉफिट में ज़्यादा कमाएं। तो आप जो है ना 4,000 से ये स्टार्ट होने वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे आप महीने का 60,000 रुपया आराम से निकाल सकते हैं 1 साल की मेहनत से, ठीक है। और ये टीम वर्क है और ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो मैंने जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी मैंने आसान करके आप लोगों को समझाया, और मेरी कोशिश थी कि मेरी ये बातें आपको समझ में आएँ, और ज़िंदगी में आप कभी भी अगर कामयाबी चाहते हैं तो वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है जिसमें आप जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं, और वाहिद टेक्नोलॉजी का बिज़नेस है जिसमें आप बहुत ही जल्द कामयाब हो सकते हैं। तो अब फ़ैसला आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहेंगे, ठीक है। अब टाइम आपके पास है, आपने सोच के बताना है। और मैं आप तमाम लोगों को जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ अपने फ्यूचर के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने और अपने घर वालों की खुशियाँ हासिल करें, और अपने घर वालों के ख्वाब को पूरा करें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और ख़ास तौर पे मेरा आखिर में ये पैगाम है कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो हम 4,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत ही आसान तरीन काम है, जितना ज़्यादा इस काम को सीख के करेंगे उतना ज़्यादा आसान है, और इसको आप ऑनलाइन बैठ के घर बैठ के कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के इस काम को कर सकती हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत